लेयर के बारे में समझा दिया था, ये सारी चीजें, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इसके बारे में बता दिया था, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ, मिनिमम एंड मैक्सिमम हेडर लेंथ, 40 बाइट्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे तो 60 बाइट का हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा 40 बाइट किस चीज का है? ये 40 बाइट ऑप्शंस फील्ड का है, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर आप लोगों को समझा दिया है, 4 बिट फील्ड। रिजर्व बिट्स, ठीक है। अर्जेंट बिट्स के बारे में बता दिया आप लोगों को, द अर्जेंट डेटा हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड, ये सब चीज समझा दिया है। एक्नॉलेज बिट्स, पुश बिट भी समझा दिया था उस दिन, रीसेट बिट उस दिन समझा दिया नहीं, रीसेट बिट शायद नहीं समझाया था। तो अब रीसेट बिट, जो फ्लैग बिट्स होते हैं, राइट, जो फ्लैग बिट्स होते हैं उसमें रीसेट बिट, ये वाले बिट अगर ऑन हो, हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, जस्ट रीसेट बिट की बात कर रहे हैं, अगर ये वाली बिट ऑन लग के आए तो इट इंडिकेट्स द रिसीवर टू टर्मिनेट द कनेक्शन इमीडिएटली। मतलब जो भी इसको डेटा को रिसीव करेगा, सेगमेंट को रिसीव करेगा जिसमें रीसेट बिट ऑन है फ्लैग बिट्स में, तो इसका मतलब है कि उसको तुरंत ही कनेक्शन को टर्मिनेट कर देना है, बंद कर देना है। It causes both the sides to release the connection and all its resources abnormally, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं, एबनॉर्मल तरीके से बंद करना होता है कनेक्शन को, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डेटा सीजेस इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों तरफ से डेटा सेंड रिसीव करना बंद कर दिया जाता है। It may result in the loss of data that is in transit. There are unrecoverable errors, ठीक है। तो इसमें डेटा का भी लॉस हो जाता है। डेटा का लॉस होने का मतलब है कि मान लो अगर डेटा एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से उसके पास आया कि भाई रीसेट बिट ऑन करके कोई डेटा आ गया, दैट मीन्स वो एबनॉर्मल तरीके से कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, और जो डेटा ऑन द वे था, जो रास्ते में डेटा था, वो नहीं पहुंच पाएगा। आ रही है बात समझ में? there is no chance of terminating the TCP connection normally. ये चीज कब होता है? जब नॉर्मल तरीके से TCP कनेक्शन बंद नहीं होना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ एरर आ गया है, उस केस में रीसेट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो फिर अब देखेंगे सिंक बिट। When sync bit is set to 1, it indicates the receiver that the sequence number contained in the TCP header is the initial sequence number. ये समझा चुका था उस दिन भी। जब sync bit ऑन करके भेजेगा, sync bit ऑन किस में रहता है? रिक्वेस्ट सेगमेंट में। जो TCP IP में जो 3-वे हैंडशेक होता है, उसमें जो पहला 3-वे हैंडशेक में जो पहला मैसेज जाता है, ठीक है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स जब पहला मैसेज, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ठीक से। पहला जब मैसेज भेजता है, उस मैसेज को क्या बोलते हैं? इनिट मैसेज बोलते हैं, इनिट। तो इसमें सीक्वेंस नंबर जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है, उसके बाद फ्लैग बिट्स, फ्लैग बिट्स में क्या क्या चीजें जाती हैं? सिंक बिट, अर्जेंट, एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, सिंक और फिनिश। इसमें जो सिंक बिट होता है, हम और सब की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जस्ट फ्लैग बिट की बात कर रहे हैं कि जब सिंक बिट ऑन होके जाता है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि यहां से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस नंबर लिखा है वहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, ये चीज आप ध्यान दे दो। इससे सिंक्रोनाइज कर लो अपने आप को। सीक्वेंस नंबर मैं जो भी लिखूंगा, लिख रहा हूं यहाँ पे, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, राइट।
विंडो साइज और MSS ये सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं इसमें शॉर्ट में मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं। तो इंडिकेट्स द रिसीवर दैट द सीक्वेंस नंबर कंटेन्ड इन द TCP हेडर इज द इनिशियल सीक्वेंस नंबर। फिर रिक्वेस्ट सेगमेंट सेंट फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 3-वे हैंडशेक कंटेन्स सिंक बिट सेट टू 1। अब इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। फिन बिट, when the fin bit is set to 1 it indicates the receiver that the sender wants to terminate the connection। कोई भी डेटा जिसमें फिन बिट लग के आ गया तो समझ जाओ सेंडर कहना चाह रहा है रिसीवर को कि अब कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, एंड करना है। फिन सेगमेंट सेंट फॉर TCP कनेक्शन टर्मिनेशन कंटेन्स फिन बिट सेट टू 1। तो कोई भी सेगमेंट जिसमें सेंडर कहना चाह रहा हो कि भाई TCP कनेक्शन को अब टर्मिनेट कर रहा हूं, करना है, उसको फिन बिट उसमें ऑन करके भेजेगा। Fin bit is used to end the TCP connection. TCP is a full duplex, so both the sender and receiver must use the fin bit to end the connection. Getting my point or not? समझ में आ रही है सबको? एक तरफ से एक बंदा बोलेगा फिन लगा कर भेजेगा, दूसरा समझ जाएगा कि अच्छा वो कनेक्शन एंड करना चाह रहा है, तो वो भी इधर से लगाकर भेजेगा, फिन बिट ऑन करके भेजेगा, उसके बाद कनेक्शन एंड होगी। विंडो साइज पता ही है आप लोगों को, विंडो साइज भी एक्सप्लेन कर दिया है। is a 16-bit field. It contains size of receiving window of the sender. It advertises how much data in bytes the sender can receive without acknowledgement. Thus, window size is used for flow control. फ्लो कंट्रोल का यूज करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई डेटा अगर ज्यादा भेज रहा है, अगर मान लो यहाँ पे सेंडर ने अगर मान लो सेंडर ने 100 बाइट्स का डेटा भेजा, रिसीवर ने सारा डेटा रिसीव कर लिया, तो ये एक्नॉलेज कर देगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ भाई 100 बाइट मैंने रिसीव कर लिया, अब तुम 101 उसके नेक्स्ट से भेजना शुरू करो, ठीक है। पर इन केस अगर 100 बाइट में से वो 90 बाइट ही रिसीव कर पाता है, ये 90 बाइट ही रिसीव कर सकता है, ठीक है, और 10 बाइट्स इसके ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये एक्नॉलेज क्या करेगा, 91। अरे ये बात समझ में, समझाने के लिए इस चीज को समझो कि ये पूरा एक्नॉलेज नहीं करेगा, जहां तक रिसीव हुआ बस उतना ही एक्नॉलेज करेगा। और साथ में क्या करते हैं ये लोग, विंडो साइज भी अपनी छोटी कर देते हैं कि भाई 100 बाइट्स जो तुम भेज रहे थे, 100 बाइट मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा, माई विंडो साइज इज 90 बाइट, ठीक है। तो ये विंडो साइज देखकर ये सेंडर समझ जाएगा कि अच्छा उसकी रिसीविंग कैपेसिटी अब डिक्रीज हो गई है, और उसे इतना डाटा ना देकर नेक्स्ट टाइम से 90 बाइट ही भेजो। आ रही है बात समझ में सबको या नहीं? यस सर। तो इससे क्या हो रहा है, फ्लो में कंट्रोल हो रहा है, फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। कम ज्यादा, जब ज्यादा रिसीव कर पा रहा है तो ज्यादा रिसीव कर रहा है, और जब उसको कम करना हो रहा है तो विंडो साइज से इंडिकेट कर रहा है कि मुझे कम भेजो, मैं इतना नहीं रिसीव कर पाऊंगा। तो इस चीज से फ्लो कंट्रोल भी हो रही है। तो ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। विंडो साइज चेंजेस डायनामिकली ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के समय ऑटोमेटिकली विंडो साइज चेंज होता है। इट यूजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग TCP ट्रांसमिशन अप टू अ पॉइंट वेयर कंजेशन इज डिटेक्टेड, ठीक है। ये विंडो साइज तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि कंजेशन डिटेक्ट ना हो जाए, मतलब कि जब तक कि प्रॉब्लम ना आने लगे, डेटा जा जाकर ड्रॉप होने लगेगा, तो
विंडो साइज छोटा करके बोलेगा कि भाई इतना रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो तब तक बढ़ेगा जब तक कि ड्रॉप नहीं होगा, जब तक कि वहां प्रॉब्लम नहीं आने लगेगी। आफ्टर congestion is detected, the window size is reduced to avoid having to drop packets. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब चेकसम, चेकसम मैंने क्या बताया था? चेकसम सबको आता है, सबको समझ में आ चुका है या नहीं आया है? चेकसम सबको समझ में आ गया या नहीं आया है समझ में सबको? Yes, sir. यस सर, आ गया। ठीक है। उसके बाद अर्जेंट पॉइंटर भी उस दिन डिस्कस कर दिया था। कितना डेटा अर्जेंट है उतना डेटा निकालकर तुरंत एप्लीकेशन को भेजो। ये अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट करता है कि कितना डेटा अर्जेंट है। ऑप्शंस फील्ड, अब हमें मेन समझना है कि ऑप्शंस फील्ड में क्या क्या चीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये याद भी छोटी छोटी चीजों से बनी हुई है, इसलिए इसको याद भी रखना होगा आप लोगों को, इस पे ज्यादा ध्यान दो। Options field is used for several purposes. The size of option field varies from 0 bytes to 40 bytes. ठीक है। उसके बाद options field is generally used for the following purposes: timestamp, window size extension, parameter negotiation, padding. तो इन चार चीजों के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब इन चार चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये चारों चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब देखो टाइम स्टैम्प में क्या है? मल्टीपल्स व्हेन द रैप अराउंड टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ अ सेगमेंट। अब इसको मुझे फिगर से समझाना पड़ेगा। टाइम स्टैम्प के लिए यूज होता है। अब टाइम स्टैम्प के लिए यूज होने का मतलब क्या है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि सोर्स ने एक डेटा डेस्टिनेशन को भेजा, अब इस डेटा की मैक्सिमम एज कितनी है? इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स, या आप कह सकते हो 3 मिनट्स। एक ये जो सेगमेंट है इसकी लाइफ टाइम कितनी है? अगर ये डेस्टिनेशन पे 3 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा, और यू कैन से इफ इट डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन विद इन 180 seconds, getting my point? In that case this data will die, केबल में ही डेड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मिनट तक इसको डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। अब एक तो कहानी आपने ये देख ली कि एक इसकी एज 3 मिनट होगी मैक्सिमम। अब दूसरा पहलू हम समझते हैं कि सीक्वेंस नंबर आपने देखा है, सोर्स जो डेटा को सेंड करेगा, तो डेटा को जब सेंड करता है तो हेडर में सीक्वेंस नंबर भी अटैच करता है, इजंट इट? हेडर के अंदर सीक्वेंस नंबर भी होता है, वो चीज भी वो अटैच करता है। और सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होता है?
कौन बोलेगा? 32 बिट। हाँ, सीक्वेंस नंबर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। तो 32 बिट मैक्सिमम अगर यूज हो जाए और डेटा अभी और सेंड करने हैं तो क्या करेगा सोर्स? क्या करेगा? मान लो सारे का सारा डेटा, उस अभी सारा डेटा भेजा नहीं है बट सीक्वेंस नंबर फुल हो गए हैं। मान लो सीक्वेंस नंबर आपको मैंने कहा है, या आपको आपके पास ऑप्शन है कि 1 से लेकर 100 तक आप सीक्वेंस नंबर यूज करो डेटा को सेंड करने में। सो यू आर यूजिंग द नंबर 1 2 3 4 till 100 as a sequence number. But what if you still have a lot of data to send, but the sequence number has exhausted, it has finished? What will you do in that case? अगर ऐसा केस हो कि डेटा अभी बचा हुआ है, अभी बहुत सारे डेटा बचे हुए हैं और सीक्वेंस नंबर एंड हो जाए, उसमें उस समय क्या होगा? सीक्वेंस नंबर को रिपीट की जाएगी। मान लो एक, अभी हम एग्जांपल में शो कर रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक ही सीक्वेंस नंबर है। टोटल सीक्वेंस दैट वी आर हैविंग इज फ्रॉम 1 थ्रू 100 till 100। तो आपने पहला डेटा भेजा, एक डेटा अभी वायर पे ही है और इसकी सीक्वेंस नंबर मान लो 80 है, और ये अभी वायर पे ही है, ये अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं है, ये अभी जा ही रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? इट हैज नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन। और तब तक सीक्वेंस नंबर एंड हो गए। अब सीक्वेंस नंबर एंड हो गया तो ये फिर से डेटा भेज रहा है, सेंड कर रहा है। ये है डेटा ए, ये मान लो 7 बजे इसको भेजा था, और ये है डेटा बी, रीयूज, सीक्वेंस नंबर रीयूज करने के लिए सीक्वेंस नंबर 80, क्योंकि सीक्वेंस नंबर रीयूज होगा। अब ऐसा डेटा अगर कुछ ऐसा हो कि पुराना सीक्वेंस नंबर जो हमने लगा के भेजा था, जिसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं, सेम सीक्वेंस नंबर से अगर 2 डेटा पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे, गेटिंग इट? तो वही उसने बोला, व्हेन द रैप अराउंड टाइम इज लेस देन द एज ऑफ द सेगमेंट और द पैकेट। ठीक है, इसकी एज से रैप अराउंड टाइम क्या होता है? टाइम until the time used, ठीक है, टू फिनिश ऑल द सीक्वेंस नंबर। रैप अराउंड टाइम क्या होता है? टाइम इज द टाइम used to use all the सीक्वेंस नंबर। सारे सीक्वेंस नंबर को जितनी देर में एक डिवाइस खत्म कर देता है डेटा सेंड कर करके, उसको रैप अराउंड टाइम कहते हैं। और अगर सारा सीक्वेंस नंबर खत्म करने का टाइम इसकी एज से कम है, मतलब कि ये कुछ ऐसे भी पैकेट्स होंगे जो अभी पहुंचे भी नहीं है डेस्टिनेशन पे, और रैप अराउंड टाइम खत्म हो गया, मतलब सारे सीक्वेंस नंबर यूज हो गए, तो रीयूज होके फिर से ऐसा नंबर यूज हो सकता है सीक्वेंस में जो ऑलरेडी वहां पे चल रहा है, जो ऑलरेडी अभी जिस नंबर का सीक्वेंस नंबर का पैकेट या आप सेगमेंट ही बोलो, ये अभी वायर पे है ही। तब जब दोनों यहाँ पे इसके बफर में पहुंचेगा, जब इसके बफर में ये भी पहुंचेगा,
और इसके बफर में ये भी पहुंचेगा, तो दोनों डेटा का सीक्वेंस नंबर 80 इसका भी होगा और सीक्वेंस नंबर 80 इसका भी होगा। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर सही सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों डेटा यूनिक है, अलग अलग डेटा है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि डेटा की डुप्लीकेसी हो गई है और ये एक डेटा को फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा कि सेम डेटा 2 बार आ चुका है। सेम डेटा 2 बार भी आता है, वो कैसे आता है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पे स्ट्रेस दो कि अगर दो डेटा सेम सीक्वेंस नंबर का, क्योंकि सीक्वेंस नंबर सारे एग्जॉस्ट हो गए और अब सीक्वेंस नंबर रिपीट हो रहा है, इस केस में अगर पहले जो सीक्वेंस नंबर लगाकर भेजा था वो अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है और उसके बाद सीक्वेंस नंबर रिपीट होने की वजह से सेम सीक्वेंस नंबर का दूसरा डेटा आ जाए, मतलब डेस्टिनेशन को दो डेटा मिलेगा सेम सीक्वेंस नंबर का, तो डेस्टिनेशन विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो ऐसे केसेस में जब रैप अराउंड टाइम इसकी लाइफ टाइम से कम होता है तो वहां पे सारे सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सीक्वेंस नंबर को रिपीट करने की चांसेस रहती है, मतलब चांसेस क्या, मतलब रिपीट करनी पड़ेगी। वैसे केस में टाइम स्टैम्प का यूज होता है ऑप्शंस फील्ड में, मतलब उसमें एज भी डिफाइन की जाती है हर एक पैकेट की, हर एक सेगमेंट की, ठीक है। एज ऑफ द सेगमेंट इज डिफाइंड, ठीक है, यूजिंग टाइम in the options field, getting my point। तो जब इस तरह से होता है तो अब टाइम ये देखेगा कि भाई ऑप्शंस फील्ड में टाइम स्टैम्प का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये वाला 7 बजे वाला है, दिस इज 7 AM segment, and though their sequence number is same but their ages are different, that means they have been sent at 2 different times, and so both of them are different from each other, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और ये मान लो 7:05 पे भेजा गया। सर एज डिफरेंस, डाटा एज डिफरेंस का मतलब क्या है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेंड हुआ है तो हाँ, एज डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे सेंड हुआ है। 180 सेकंड ना सर? 180 सेकंड मतलब, हाँ, एक वो 180 सेकंड मैंने बताया था कि एक मैसेज जो जा रहा है उसकी एज कितनी होती है, वायर पे वो कितनी देर तक रह सकता है। ओके, अगर वायर पे 180 सेकंड से ज्यादा हुआ और डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है सर। और अगर मान लो वो वायर पे ही घूमता जा रहा है और अभी सीक्वेंस नंबर सारे भेज भेज के इसके खत्म हो गए, तो सीक्वेंस नंबर को मान लो 1 से 100 तक है सीक्वेंस नंबर, अब 100 खत्म हो गया और उसको और भी डेटा भेजना है, तो अब फिर वो क्या करेगा, 1 2 3 4 करके भेजेगा। अगर उसमें टाइम मेंशन ना किया जाए, टाइम स्टैम्प के थ्रू एज डिफाइन नहीं किया जाए, तो फिर दोनों जब पहुंचेंगे तो इसको लगेगा कि ये भी ये भी सीक्वेंस नंबर 80 का है और ये भी 80 का है, मतलब सेम डेटा मेरे पास 2 बार आ गई है किसी वजह से। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट एबल टू, द डेस्टिनेशन विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश between the two data seeing the sequence number. So if we will use the timestamp in the options field, it will show the age of the data. So the age of the data will vary. ठीक है, this data was generated at or sent at 7 AM and this at 7:05. So if their ages are different, that means they are different data. ठीक है, with the same sequence number. So let us keep both the data. तो दोनों ही डेटा को वो ऑर्गेनाइज करेगा, एक को पहले एक को बाद में। आ गई बात समझ में या नहीं? यस सर।
कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? तो चलो मैं मान ले रहा हूं, कोई बोल जवाब नहीं दे रहा, मैं मान ले रहा हूं कि भाई समझ में आ गया सबको। तो अब यहां पे देखो टाइम स्टैम्प, when the wrap around time is less than the lifetime of the segment, multiple segments having the same sequence number may appear at the receiver side। क्योंकि अगर बार बार वो सेम सीक्वेंस नंबर को यूज करके खत्म होने की वजह से दोबारा वो सेम यूज करेगा, तो और कुछ डेटा अभी पुराने वाले पहुंचे नहीं है और दूसरा डेटा भी आ गया, तो समझेगा सेम सीक्वेंस नंबर वाला डेटा है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेगमेंट। उसे फिर प्रॉब्लम होने लगती है। इफ टाइम स्टैम्प इज used, it marks the age of the TCP segments. Based on the entire timestamp, receiver can identify the correct segment. Correct segment, यहाँ पे correct segment कहने का मतलब है कि भाई पहले कौन सा सीक्वेंस नंबर वाला है, बाद का कौन सा है, ये चीज इस सेंस में यहाँ पे बोल रहा है। क्योंकि दोनों तो करेक्ट ही है सेगमेंट, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस ये है कि किसको पहले ऑर्गेनाइज करें, किसको बाद में रखें। अब विंडो साइज एक्सटेंशन, दूसरा पार्ट क्या आ गया, हमने देखा था यहाँ टाइम स्टैम्प समझा दिया। विंडो साइज एक्सटेंशन, अब विंडो साइज एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? 16 बिट डेस्टिनेशन पोर्ट, 16 बिट, उसके बाद क्या होता है? सीक्वेंस नंबर, उसके बाद क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये 32 बिट, ये भी 32 बिट, उसके बाद क्या होता है? हेडर लेंथ। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ कितने बिट का? 4। उसके बाद रिजर्व बिट्स कितने बिट का? 6। उसके बाद 6 बिट का 4 बिट। फ्लैग, फ्लैग बिट, फ्लैग बिट हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं? UA PRSF। You'll have to mark them up। अगर आप लोग इसको याद नहीं करोगे, इनका फंक्शन याद नहीं करोगे, इनका पर्पस याद नहीं करोगे, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? तो उसके बाद फ्लैग बिट्स, फ्लैग बिट्स के बाद क्या होता है? विंडो साइज। विंडो साइज, विंडो साइज कितने बिट्स की होती है? फ्लैग बिट 6 बिट की, तो 6 दूनी 12, 12 6, 12 4 16, 16 इधर हो गए, तो बचे कितने? 16 इधर। 16 बिट्स के 16 बिट्स बचे। तो 16 बिट, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि 3 बिट्स से आप अपने रिसीविंग कैपेसिटी मतलब विंडो साइज एक्सप्रेस करो यूजिंग ओनली 3 बिट्स। आपकी मान लो विंडो साइज है, मान लो आपकी कैपेसिटी है 4 बाइट, 4 बाइट डेटा रिसीव करने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप क्या करोगे? ये वाला ऑन कर दोगे, ये और ये ऑफ कर दोगे। इसका मतलब 4 बाइट डेटा यू कैन रिसीव। गेटिंग इट? अगर आपको मैं बोलूं कि आप 6 बाइट की कैपेसिटी इसी के थ्रू एक्सप्रेस करो, तो आप क्या करोगे? 4 2 6 और 1 0, आप ये कर दोगे। अब आपको बोलूं कि अगर आप 7 बाइट डेटा कैपेसिटी अपनी शो करो, तो 1 1 1, ये 7 हो गए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप 8 बाइट की कैपेसिटी अपनी शो करो, तो आप कैसे शो करोगे? So 1 0 0 0। 1 0 0 0। लेकिन मैंने आपको 3 ही बाइट दिए है ना, ऑप्शन में जितने बाइट दिए हुए हैं उससे ज्यादा बिट्स, जितने बिट्स दिए हुए हैं उससे ज्यादा बिट्स आप कहां से ले आओगे? You have only 3 bits to express the window size. So what will you do in case if you want to express the capacity beyond the capacity that
could be expressed using this window size 16 bits. 6 byte, 8 byte cannot be expressed using 3 bits. Why? Because if we set all these 3 bits to 1, the maximum value we will get is 7 byte. So 7 byte can be expressed using these 3 bits, but when it comes to 8 byte, 9 byte, 10 byte, you cannot express these values using these 3 bits. Getting my point or not? समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो इस केस में हम एक्स्ट्रा बिट ले लेते हैं ऑप्शंस फील्ड का. वहां ऑप्शन वाले फील्ड में जाकर हम एक बिट ले लेते हैं कि भाई हम विंडो साइज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वहां से उस विंडो साइज को हमें एक्सप्रेस करने दो. समझ गए? तो हमने 3 बाइट यहां से ले लिया, 1 बाइट यहां से ले लेंगे. उसी तरह से जब 16 बाइट बिट्स की वैल्यू, उसकी रिसीविंग कैपेसिटी उससे भी ज्यादा बड़ी होती है जितना कि 16 बिट्स से एक्सप्रेस किया जा सके. In that case, we use the bits from the options field. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes. तो इस चीज का ध्यान रखना भाई. Options field may be used to represent a window size greater than 16 bits. Using window size field of TCP header, window size of only 16 bit can be represented. If the receiver wants to receive more data, it can advertise its greater window size using this field, means option field. The extra bits are then appended in the options field. तो extra bits जो विंडो साइज एक्सटेंशन के बाद जितने एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए वो ऑप्शंस फील्ड में अपेंड कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं, मतलब उसके बिट्स को यूज कर लिए जाते हैं. अब है पैरामीटर नेगोशिएशन. ऑप्शंस फील्ड इज यूज्ड फॉर पैरामीटर नेगोशिएशन. अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग 3-वे हैंडशेकिंग पढ़ रहे थे, 3-वे हैंडशेक में क्या होता है? सोर्स एक इनिट मैसेज भेजता है, उसमें सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, फ्लैग बिट्स, फ्लैग बिट्स 1 2 3 4 5 6 और विंडो साइज. चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं विंडो साइज. इतनी चीजें भेजता है. लेकिन साथ में ऑप्शंस फील्ड, चूंकि उसके लिए इसके लिए डेडिकेटेड जगह है, कॉलम है, इसके लिए भी डेडिकेटेड कॉलम है, इसके लिए भी डेडिकेटेड कॉलम है, फ्लैग बिट्स के लिए भी डेडिकेटेड कॉलम है. लेकिन एक चीज और भेजता है जिसको हम कहते हैं MSS. MSS stands for maximum segment size. आ रही है बात समझ में? तो ये ऑप्शंस फील्ड का यूज करता है. तो सीक्वेंस नंबर वो अपना भेजता ही है कि भाई यहां से मैं शुरू कर रहा हूं. एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेजता है. फ्लैग बिट्स में जिस पर्पस से वो भेज रहा है उस बिट को ऑन करता है. विंडो साइज कि मेरी रिसीविंग कैपेसिटी क्या है,
और साथ में वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज भेजता है, मतलब कि मैं कितने बड़े साइज का डेटा भेज और रिसीव कर सकता हूं। ठीक है, मैं कितने बड़े, मतलब 4 बाइट का डेटा ही मैं भेज सकता हूं, या 1050 बाइट का डेटा मैं भेज सकता हूं और रिसीव कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो साइज यहां से लिख कर भेजता है ताकि डेस्टिनेशन को पता चल जाए कि भाई इसकी एक डेटा ये इतने बड़े साइज का रिसीव कर सकता है, तो मैं उससे बड़ा डेटा ना दूं, क्योंकि उससे बड़ा अगर डेटा दे दूंगा तो वहां पे उसको प्रॉब्लम ये आएगी कि उसको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, ये वो, तो ये उतना बड़ा डेटा मैं ना भेजूं। तो उसने ये पैरामीटर है, ये नेगोशिएट कर रहा है, ये अपना भेज रहा है, वो भी अपना भेजेगा, तो दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें कितने बड़े साइज का डेटा सेंड रिसीव करना है आपस में। तो इस चीज को यहां पे आपको ध्यान देना होगा। During connection establishment, both sender and receiver have to specify their maximum segment size. To specify maximum segment size, there is no special field. So they specify their maximum segment size using this field and negotiates. Right? उसके बाद क्या होता है? पैडिंग। पैडिंग क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करने के लिए अगर डेटा उतना नहीं है और स्टैंडर्ड साइज पूरा नहीं हुआ है, तो 000 फिल करके उसको पूरा एक स्टैंडर्ड साइज का सेगमेंट बना देगा। ठीक है, तो addition of dummy data to fill up unused space in the transmission unit and make it conform to the standard size is called padding. Options field is used for padding. मान लो 32 बिट का डेटा है, 32 बिट का डेटा नहीं हुआ है, 30 बिट का है, मल्टीपल ऑफ 4 में रहना चाहिए। मतलब एक रो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक रो कंप्लीट होने का मतलब, मान लो यहां पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये 16 बिट का है ही, तो ये कितने हो गए? 4 बाइट हो गए, 4 बाइट हो गए। फिर सीक्वेंस नंबर, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर हेडर लेंथ, रिजर्व बिट्स, फ्लैग बिट्स, और उसके बाद विंडो साइज, ये सारे मिलके 32 बिट हो गया, मतलब इससे पूरा हो गया। उसके बाद चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर, वो लगा के पूरा हो गया 32 बिट। उसके बाद कुछ ऐसा चीज यूज किया है हमने जो ऑप्शंस फील्ड में पूरा 32 बिट नहीं पूरा हो रहा है, कुछ बिट्स रह गए हैं, मतलब खाली रह गए हैं। तो ये जब भी ये जाएगा फ्रेम, सॉरी, सेगमेंट पूरा कितना होना चाहिए? 32 बिट के 4 के मल्टीपल में पूरा होना चाहिए, मतलब ये पूरे का पूरा रो भर जाना चाहिए। तो इस केस में क्या किया जाएगा? पैडिंग कर दी जाएगी। जैसे टीवी वगैरह के डब्बे में क्या किया जाता है, थर्मोकॉल, जो खाली स्पेस रहता है उसमें थर्मोकॉल लगा दिया जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या किया जाएगा? इसमें पूरा इसको 000 करके पैडिंग करके इसको पूरा एक स्टैंडर्ड साइज बनाया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। Yes, sir. When header length is not a multiple of 4, extra zeros are padded in the options field. By doing so, header length becomes a multiple of 4. If header length is equal to 30 byte, 2 bytes of dummy data is added to the header. This makes header length 32 bytes. ये example देके समझाया उसने। ठीक है,
in worst case 3 bytes of dummy data might have to be padded to make the header length a multiple of 4. मतलब कह रहा है कि 3 बाइट बहुत ही कम केसेस में यूज होते हैं, जनरली 2 ही बाइट यूज होगा,